पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछली क्लास में तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, तो उसमें देखा कि 4000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ रहा था। लेकिन मैंने बताया कि वो 4000 रुपए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पूरा ऑनर की जेब में नहीं आएगा, क्योंकि वो 4000 रुपए कमाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ खर्चे होंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ खर्चे होंगे, तो वो सब जो खर्चे हैं उन्हें एडजस्ट करना है। और जो भी कोर एक्टिविटीज थी, सेल परचेज की जो एक्टिविटी थी, उसके अलावा अगर कोई इनकम नहीं है तो वो हमें कंसिडर करनी है। ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। जैसे कोई प्रोडक्ट है, 10 रुपए उसका मार्केट में सेल प्राइस है, 10 रुपए में हमें वो प्रोडक्ट मिलता है, और देखते हैं कि उसमें जो मटीरियल है वो 2 रुपए का है। लगता है कि कंपनी को 8 रुपए का वहाँ फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों ने उसकी मटीरियल कोस्ट देखी है 2 रुपए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, वाटर बॉटल है, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है, उसमें क्या होता है, पानी तो होता है, कुछ फ्लेवर होता है, 2 रुपए 3 रुपए उसकी कॉस्टिंग होती है। लेकिन क्या 17 रुपए कंपनी की जेब में बच गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 17 रुपए कमाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे बिजनेस में करने होते हैं। वो सब खर्चे पब्लिसिटी से रिलेटेड हो गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गए, वो सब खर्चे घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी की जेब में आएगा, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी आपका ईयर एंडिंग है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया कि हम लोग 31/3/2020 उसको ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 31/3/2020 आप ले लेंगे। फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। ट्रेडिंग में जो हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था, पार्टिकुलर्स अमाउंट, सेम कोई फॉर्मेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने देखा था, उसमें हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 4000 रुपीज था। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू अमाउंट है 4000 रुपए, वो हमारा P&L में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4000। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जो कंडीशन है वो लॉस की है, वहां पे अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट ना होकर के लॉस होता तो आप लोग इसे यहाँ देते टू लॉस लॉस। लेकिन अभी हमारे पास लॉस नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो 4 लाख रुपए था, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डेटा इसमें पुट होंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो वैल्यू थी वो पुट की थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं या किसी प्रोडक्ट को अपने गोदाम तक या शॉप तक लाने के जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बट अब उस माल को सेल करने के लिए कोई दुकान हम लोगों ने किराए पे ली हुई है, दुकान से रिलेटेड जो खर्चे हैं, कोई स्टाफ हमने अपॉइंट किया हुआ, उनकी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, तो वो सब जो खर्चे होंगे वो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कस्टमर्स को हम लोगों ने कोई डिस्काउंट अगर दिया है, डिस्काउंट अलाउड। तो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए।
मान लीजिए कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो होते हैं हमारे टोटल 3,000 रुपए के हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गए। तो यहाँ 3,000 रुपए के हमारे खर्चे हुए, 4,000 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। तो 4,000 में से 3,000 का हम लोग जब लेस करते हैं तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट बचता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो 4,000 रुपए हमारा, उसके अलावा भी अगर हमें कोई इनकम मिल रही है, ये तो हमारी कोर एक्टिविटी से आया है 4,000 रुपए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इनकम में हो रही है, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, जैसे कोई पोर्शन हम लोगों ने अपनी शॉप का या अपना ऑफिस का किराए पे दिया हुआ है, तो हमें रेंट की इनकम हो रही है, कोई डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट इनकम हो रही है, कोई डीलिंग हम लोगों ने करवाई है, उसका कमीशन हमें मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम भी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में एडजस्ट होगी। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरह से कुछ इनकम है जो हमारी कोर एक्टिविटी के अलावा है, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा कोई हमें कमीशन प्राप्त हो गया, कोई डीलिंग हम लोगों ने करवा दी, माल बेचने खरीदने के अलावा कोई ठीक है अगर हम लोग करवाते हैं तो उसमें हमें कमीशन मिलता है, कमीशन रिसीव हो गया। कोई पोर्शन अपने ऑफिस का या अपनी शॉप का हमने किराए पे दिया हुआ है, उससे जो हमें रेंट रिसीव हो रहा है, वो इनकम हो गई। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किए थे, डिस्काउंट दिए थे बायर्स को, उसी तरह से जो हमारे सप्लायर्स है उनसे हमें अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो सब हमारी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होगी। अगर मान लीजिए जो इनडायरेक्ट इनकम्स है का टोटल है हमारा 1,000, तो जो टोटल हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, जो टोटल अर्निंग हुई है वो हुई 4,000 प्लस 1,000 5,000 रुपीज, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे यहाँ पे हैं वो 3,000, तो 2,000 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। इसे हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 2,000 रुपीज। और इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल हो गया हमारा 5,000। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि कंपनी के पॉकेट में रहेगा। अगर हमारे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे 3,000 से बढ़कर के अगर 5,500 हो जाते हैं, तो जब हम इनको बैलेंस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो हिस्सा आएगा वो लॉस के फॉर्म में आएगा, नेट लॉस के फॉर्म में आएगा। और यहाँ लोग नेट लॉस करके उसे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी, वो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट में पुट करना है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में मैंने बताया कि बैलेंस शीट जो है, जितनी भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज है, असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज है वो हमारे बैलेंस शीट में जाती है। और जो डेटा है जो हमें बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में या P&L में डालना है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से एक्सपेक्ट होगा डेटा, वो डेटा हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। तो जो भी डेटा ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है वहां से एक एक अकाउंट हम लोग उठाते जाएंगे और देखेंगे कि उसका क्या नेचर है, वो किस तरह का अकाउंट है, और वो डेटा हम लोग बैलेंस शीट P&L और ट्रेडिंग में पुट करेंगे। बैलेंस शीट में जो डेटा हमारा जाएगा उन अकाउंट्स की जो नेचर होगी वो रियल या पर्सनल होगी। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा है हमारा वो ट्रेडिंग और P&L में जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। किस डेट के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, किस डेट पे आप अपनी जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसकी वर्क देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एज एट, जो भी डेट है। अगर मान लीजिए 31 मार्च 2020 को मना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2020।
20। यहाँ जो थोड़ा लाइबिलिटीज फर्स्ट कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, जो भी हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं, जो भी हमारा लाइबिलिटी पार्ट है वो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ डेबिट क्रेडिट मार्क नहीं करेंगे। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, जो ट्रेडिंग और P&L था वो अकाउंट थे, इसलिए हम लोगों ने उसमें डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर मार्क किए थे, डेबिट और क्रेडिट साइड उसमें लिखा था। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है इसलिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता। अब जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस में डेटा है वहां से डेटा हम लोग यहाँ पे उठाते हैं और पुट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लिखते हैं। ऐसे लायबिलिटीज जो हमें लंबे समय में चुकानी है, इनकी जो नेचर है वो लॉन्ग टर्म है। तो पहला इसमें आता है कैपिटल। जितना भी कैपिटल हमारे पास ओपनिंग में था वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। फिर इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हुआ है बिजनेस में, उस नेट प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? मैंने बताया था कि जो भी व्यापार में लाभ या हानि होगी उस लाभ हानि पर ऑनर है उसका अधिकार होगा, उसके कैपिटल में ऐड होगा। तो यहाँ पे जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने भी देखा कि 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, तो 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर ड्रॉइंग्स, जितना भी पैसा प्रोप्राइटर ने या बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, अपने निजी इस्तेमाल के लिए निकाला है, उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, वो कैपिटल में से लेस होगी। इसके बाद में अगर कोई बैंक लोन है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन। बैंक लोन एक लॉन्ग टर्म लोन है। फिर बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की, जो कि थोड़े समय में चुकानी होती है, जिसे हम लोग करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारा आएगा क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैंक अधिविकर्स। ओवरड्राफ्ट जो है वो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। बैंक जो भी अपने प्रेस्टीजियस कस्टमर्स हैं उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो जमा रकम से ज्यादा पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, और जैसे ही उनके पास पैसा आए वो बैंक को लौटा देंगे। तो ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। जब बैंक में कुछ पैसा शॉर्ट पड़ता है और जो अकाउंट होल्डर है उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो एक लिमिट बना देता है बैंक कि 2 लाख रुपए तक आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, तो 2 लाख रुपए तक वो बैंक से निकाल सकते हैं। और जैसे 2 दिन बाद 5 दिन बाद पैसा बैंक अकाउंट में आता है तो बैंक उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को सेटल कर लेता है, और जितने भी दिन वो पैसा हमने इस्तेमाल किया है, 5 दिन 7 दिन, उतने दिन का इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर लेगा। तो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, थोड़े समय में बैंक को चुकानी होती है। तो ये कुछ करंट लायबिलिटीज की हमने बात करी। कुछ करंट लायबिलिटीज हमारी यहाँ पर है, या किसी से हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, किसी से मैंने 1 महीने के लिए पैसा उधार ले लिया, तो वो पैसा आपको उसे 1 महीने के अंदर अंदर देना है, विदिन ईयर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसे सेटल करना है। 1 महीने, 100 महीने, 1.5 महीने में आप उसको पैसा लौटा देंगे। तो इस सीक्वेंस में हमें डेटा इसमें पोस्ट करना होता है। दूसरे पर बात करते हैं असेट्स की। तो सबसे पहले हम लोग असेट में लेंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस में रहती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कोई फर्नीचर हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो सबसे
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स एसेट की, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहती है, उनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर उसके बाद आएगा इसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स चालू संपत्ति, जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स, एडवांसेस एंड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, हमने किसी को 15-20 दिन के लिए पैसा उधार दे दिया है, 2 महीने के लिए दे दिया, तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म एडवांसेस हैं या लोन्स हैं वो हमारे करंट एसेट में ग्रुप होंगे, और इन दोनों का जो रिटर्न है वो बराबर है। तो ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। डेटा कहाँ से मिलेंगे हमें? ट्रायल बैलेंस से। जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल था बिजनेस के ईयर की शुरुआत में जो कैपिटल थी वो आपको यहाँ पुट करनी है। उसमें जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है वो ऐड और लेस करना है। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस है तो उससे कैपिटल में हमारे कमी आएगी, ड्रॉइंग स्लैश होगी और आपका जो नेट कैपिटल है वो निकल के सामने आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स अगर कोई है, बैंक से आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो हमें यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स हमने लिए हुए तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म असेट्स डालेंगे, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर, देन करंट असेट्स, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, वो हमें यहाँ पे डालना है। दोनों साइड पे जो बैलेंस है आपके असेट्स और लायबिलिटीज के वो इक्वल होंगे, उसमें कहीं कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। आज हमने बात कर ली इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग ऑन कॉल क्वेरीज बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्यों लगाया जाता है। अब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को देखिए, समझिए, अगर कोई क्वेरीज रहती है तो आप इन क्वेरी रेज कीजिए।